को प्री में भी देखने को मिलेंगे और मेंस में तो छाए रहते ही हैं। 70 से लगभग 60 से 70 नंबर के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इस सेगमेंट से मिल जाएंगे। इससे या इससे रिलेट करके क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी किसी भी क्वेश्चन को एक डायमेंशन में तो पूछता नहीं है, वो कई डायमेंशनों को मिलाकर एक क्वेश्चन क्रिएट करता है और वो पूछ लेता है। तो हमें इसको पढ़ने के लिए इसको भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेगमेंट पेपर करता है। जीएस पेपर में कहा जाता है कि जिसने इंडियन सोसाइटी को अच्छे से कवर किया, जीएस पेपर 1 उसकी फिक्स हो गई। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है चलिए जानते हैं। तो हमारा जो इंडियन सोसाइटी है विविधताओं वाला देश है भाई, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडियन सोसाइटी का जो सिलेबस है यूपीएससी ने कितना दे रखा है और उन शब्दों के अंदर कितने सारे शब्दों के सब पॉइंट को हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमें 1 नंबर में सबसे पहले उन्होंने दे रखा है साइलेंट फ्यूचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। उसके बाद उन्होंने डाइवर्सिटी ऑफ द इंडिया, रोल ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू, पॉवर्टी and development issue, urbanizations and their problems and remedies, effects of the globalizations on Indian society, social empowerment, communalism, regionalism etc. इतने सारे उन्होंने टॉपिक दे रखे हैं। इसका मतलब कितने टॉपिक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल 12 टॉपिक दे रखे हैं। लेकिन इन मुख्य टॉपिकों के अंदर इतने सारे सेगमेंट है, सब टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना है, अगर अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि यह आपको बता दूं कि जीएस पेपर 1 में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो इंडियन सोसाइटी को अवॉइड करके नहीं चल सकते। ये काफ़ी कम टॉपिक है और बहुत ज़्यादा नंबर, लगभग 70 प्लस नंबर मेंस में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आएंगे या इनडायरेक्ट रिलेट करके कुछ क्वेश्चन आएंगे जिससे आपको इसमें मेंस में बहुत हेल्प करेगा और प्री में तो हेल्प करेगा ही करेगा। और अगर आप इंटरव्यू पैनल में बैठते हैं तो भाई साहब वो भी आपको इसमें ये पेपर ये जो सब्जेक्ट है आपका हेल्प करने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंडियन सोसाइटी है उसका जो साइलेंट फ्यूचर्स है वो क्या क्या है। अब फ्यूचर्स में हमें क्या क्या पढ़ने हैं उनको हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले साइलेंट फ्यूचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर सोसाइटी। हमें सबसे पहले साइलेंट फ्यूचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी देखना है। इसमें देखना है कि हमारा स्ट्रक्चर्स कैसा है, हमारा सोसाइटी कैसा है, मेंटल उसके कंस्ट्रक्शन कैसे, मेंटल कंस्ट्रक्शन मतलब उसकी मानसिक अवस्था कैसी है, वो कैसा सोचता है, कैसे विचारता है। तो इसमें हमें पूरी दुनिया में 2 प्रकार के सोच वाले लोग दिखते हैं। एक होता है फॉरवर्ड सोच, एक होता है बैकवर्ड सोच। फॉरवर्ड सोच मतलब जो आगे के फ्यूचर्स के बारे में सोचकर कार्य करते हैं, और एक होता है जो बैकवर्ड, जो अपनी परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते, अपनी परंपराएं रीति रिवाज को ही लेकर चलते हैं। इसमें भी रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, रेस, रीजन बेस, इथनिक ग्रुप्स। जैसे देखिए रिलीजन, भारत में कितनी सारी रिलीजियस जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे रहते हैं, उनके बारे में भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। भारत में लैंग्वेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के कई राज्य तो केवल उनके लैंग्वेज के आधार पे ही उन राज्यों का निर्माण किया गया है। तो लैंग्वेज भी जरूर। कास्ट, हर भारत में कास्ट तो हर बार आपको देखने को मिलेगा, खास करके जब कहीं पे वोट की बात होगी तो आपको कास्ट की बातें ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। उसके बाद रीजन रेस, जो रीजनल रेस है, सॉरी यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है, रीजनल रेस जो है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें भारत में 3 रेस मुख्य रूप से निवास करती है। जैसे इंडो आर्यन जो नॉर्थ भारत में रहते हैं, उसके बाद साउथ में जो द्रविडियन रहते हैं और नॉर्थ ईस्ट में जो मंगोलाइड रहते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। इथनिक्स ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। इथनिक्स ग्रुप्स तो आप लोग अभी खूब न्यूज़ में देख ही रहे हैं, जैसे कि अभी मणिपुर में देख रहे हैं एक मैती और एक आपका कुकी जो ग्रुप्स है आपस में लड़ रहे हैं, और यह भारत जैसे देश के लिए तो अच्छा बात नहीं है। इसे सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर कंट्रोल करे। उसके बाद हम देखते हैं कि बैकवर्डनेस सोसाइटी में क्या वो चेंजेबल यूनिट है, उसको देखेंगे। जैसे 1964 में हमने देखा था मार्टिन लूथर ने ब्लैक मूवमेंट चलवाया था, खास करके अफ्रीका के देशों में। उन्होंने ब्लैक
मूवमेंट चलवाया था, ये बैकवर्डनेस है, जैसे बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए सोचो को। अब फॉरवर्डनेस जो मूवमेंट होता है उसमें रेशनल थिंकिंग होती है, रेशनल थिंकिंग होती है, साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है। वैसे सोसाइटी में साइंटिफिक चीज़ों को लोग एक्सेप्ट करते हैं। सबसे बड़ी और जो मुख्य विशेषता होती है फॉरवर्ड सोसाइटी की, वो टोलरेंट होते हैं। टोलरेंट मतलब दूसरे के धर्मों को एक्सेप्ट करते हैं, सहनशील होते हैं, जल्दी अग्रसर नहीं होते हैं, झगड़े बवाल फसाद नहीं करते हैं। आर्गुमेंट इज़ द मदर इज़ द नॉलेज, और कहा जाता है कि किसी भी ज्ञान का जो सबसे मूल्य आधार होता है वो आर्गुमेंट होता है, और आर्गुमेंट करने से हमें नॉलेज की प्राप्ति, आर्गुमेंट करने से, झगड़े करने से नहीं, किसी बात पे विवाद नहीं करना है, हमें आर्गुमेंट करना है। आर्गुमेंट और झगड़े में क्या फ़र्क होता है? आर्गुमेंट में हम एक दूसरे के बात को काटते हैं और सुनते हैं और समझते हैं, जबकि झगड़े करने में हम अपनी बात मनवाते हैं। तो हमें आर्गुमेंट करना है, झगड़े नहीं करना है। आप भी अगर यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आप अपना डिस्कशन ग्रुप बनाइए और आर्गुमेंट कीजिए, कुतर्क और थेथरोलॉजी ना करें। उसके बाद हम लोग क्रिएट रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। और ये जो सोसाइटी फॉरवर्ड जो सोसाइटी होती है वो रिफॉर्म्स भी बहुत करती है अपने समाज में, नए नए चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। उसके बाद क्रिएट द मेनी रिफॉर्म्स, बहुत सारे रिफॉर्म्स करती है। चलिए उसके बाद हम बैकवर्डनेस के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं सिलेबस में जो दे रखा है। बैकवर्ड क्लास क्या होती है? जो क्रिएट माइंडसेट है वो अपना जो पूरा पारंपरिक माइंडसेट है उसी को लेके रखेगा भाई। उसमें अगर कोई उसमें बदलाव का बात कहे तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। जैसे अभी हम हाल ही में कई सारी घटनाएं देख चुके हैं धर्म से रिलेटेड, जिसमें बैकवर्डनेस था, और उस पर जब लोग बात किए तो लोगों की हत्याएं कर दी गई धर्म के नाम पे। तो ये सभी चीज़ें नहीं है, तो अच्छी नहीं है। तो ये किसी भी देश के लिए तो बहुत बुरी है ऐसे सोच रखना, क्योंकि अगर आपका देश के लोग अगर ऐसे सोच रखते हैं तो आपका देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि वह रीजनल चीज़ों में ही फंसा रहेगा और तरक्की के काम नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे डार्कनेस ऑफ द रिलीजियन और सोसाइटी। हम लोग डार्कनेस देखते हैं, कई युगों में डार्कनेस देखे। जैसे भारत में ही देख ले तो अगर हम एंशियंट काल में बात करते हैं तो एंशियंट में अगर हम मौर्य काल की बात करें स्पेशली, तो मौर्य काल में देखें कि ब्राह्मण, जैनिज्म और बुद्धिज्म के लोगों में, ब्राह्मण, जैनिज्म, बुद्धिज्म के लोगों में क्या हुआ कि बहुत सारे विवाद हो गए, और ये इतना ज़्यादा इनमें डार्कनेस आ गया कि एक दूसरे को सोसाइटी में मारने और मरने पे उतारू हो गए। तो उस समय जो मौर्य काल के जो एक प्रसिद्ध राजा हुए सम्राट अशोक, उन्होंने एक नई धर्म की नीति अपनाई जिसे धम्म के नाम से जाना गया, और उन्होंने इस डार्कनेस को बहुत अच्छी तरीके से उस समय इसको रिमूव किया और सोसाइटी में फिर म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सद्भाव की भावना को बढ़ावा दिया। फिर एक बार हम इस डार्कनेस को भारत में एक बार फिर हम मध्यकाल में देखते हैं, और ये जो डार्कनेस है वो मध्यकाल में भी बहुत तेज़ी से बढ़ा। तो जब मुग़ल जो राजा हुए उसमें खास करके जो अकबर थे, उन्होंने देखा और समाज को समझा, क्योंकि वह बहुत पढ़े लिखे तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो अपने समाज को बहुत समझते थे। उन्होंने देखा कि धर्म के नाम पे सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है और देश इसके वजह से विकास नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने भी एक नए धर्म को एक नए धर्म भारत में प्रस्तुत किया, जिसे दीन इलाही के नाम से जाना गया। दीन इलाही के नाम से जाना गया। ये एक नया धर्म था। ये एक धर्म, या यूँ कहें कि ये सभी धर्मों से की अच्छी अच्छी बातों को निकालकर एक संग्रह था, जिसमें इन्होंने भारत के जो डार्कनेस था सोसाइटी में, जो रिलीजियन डार्कनेस आ गया था, उसको दूर करने का काम किया। और फिर एक बार भारत में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और भाईचारा की भावना फिर से उत्पन्न हुई। फिर हम मॉडर्न काल में भी देखते हैं कि खास करके हमारे जो यूरोपियन जो लुटेरे आए थे भारत में, जो लूटपाट के मकसद से आए थे, और भारत के जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, भाईचारा जो हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों के लोगों में थे, इन्होंने बहुत ही कूटनीतिक तरीके से आपस में सभी को लड़ाया और सोसाइटी में पूरा धर्म का, रिलीजन का पूरा बोलबाला करवा दिया, और पूरे सोसाइटी में डार्कनेस फैल गई। लोग परंपराओं के नाम पे लोगों की हत्याएं कर देते थे और बहुत बुरा हाल था। तो उस समय भारत के जो कुछ बुद्धिजीवी लोग आए, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म किए, सोसाइटी में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म किए, जिसमें कुछ बंगाल के बुद्धिजीवी थे, जैसे दादा डेरेजियो हुए, आपका
ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए, बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी आए जो सोसाइटी में फिर रिफॉर्म किए। और उसी के साथ साथ इसी समय एक और चमत्कार हुआ, यूँ कहे कि भारत की धरती हमेशा चमत्कार करती रहती है। जो इस्लाम धर्म था उसमें भी बहुत रिजिडिटी आ गई थी, जिसे दूर करने के लिए सूफी संतों ने मिलकर सूफी आंदोलन भी इसी समय चलाया। और अपने धर्म में उन्होंने, अपने इस्लाम धर्म में जो बुराइयां आ गई थी उस बुराइयों को उन्होंने बहुत हद तक कम किया और यूँ कहे कि ख़त्म किया। जैसे उन्होंने ईश्वर को अपनी अल्लाह तक पहुंचने के लिए संगीत और डांस का सहारा लिया। और उन्होंने कहा कि ईश्वर ने जब हमें बनाया है तो हम अपने किसी भी रूप में उन तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो गाना गाकर हम अपना भावना प्रकट करें या अपने पूजा पद्धतियों से अपना भावना प्रकट करें या नाच गाकर करें। तो उन्होंने अपने सूफी आंदोलन चलाए और ये दोनों आंदोलनों ने भारत में फिर से जो डार्कनेस आ गई थी रिलीजन में और सोसाइटी में, उसको दूर किया और फिर भाईचारा और बंधुत्व की भावना को बढ़ाया। चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आए तो आप लिख कर 150 वर्डों में हमारे चैनल पे या हमें भेज सकते हैं, कमेंट में भेज सकते हैं, फ़ोटो खींच कर भी भेज सकते हैं। तो ये हमें भेज सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, जो हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ामों में ऐसे एक क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आने की संभावना नहीं है। मैंने ऐसे एक ओवरव्यू के लिए लिखा है, व्हाट डू यू सी इन इंडियन सोसाइटी टुडे। ये ऐसे क्वेश्चन, बच्चों वाली क्वेश्चन यूपीएससी तो पूछता नहीं है। वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे वाई म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स एंड टॉलरेंस आर इम्पोर्टेंस फॉर अ डाइवर्स कंट्री लाइक अ इंडिया। ऐसे क्वेश्चनों को अपने एग्जाम में अपीयर कर सकता है, पूछ सकता है। चलिए हम अपने दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया में भी हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी होती क्या है, वाई डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्यों, किस हिसाब से डाइवर्सिटी, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है या फिजिकल डाइवर्सिटी है या कल्चरल डाइवर्सिटी है या रिलीजियन डाइवर्सिटी है, हमें डाइवर्सिटी में ये पढ़नी है। और भारत जैसा देश जहाँ पे तो दुनिया के हर प्रकार की जलवायु, हर प्रकार के क्षेत्र मौजूद है जोग्राफी के हिसाब से, और दुनिया की कोई भी ऐसी धर्म नहीं है जो भारत में निवास न करता हो, और दुनिया की बहुत सारी कल्चरल लोग जो है भारत में आकर रहते हैं। तो भारत एक बहुत डाइवर्स देश है और हमें अंत में एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होकर हमें इसी सोसाइटी के लिए काम करना है। तो हमें डाइवर्सिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यह डाइवर्सिटी कभी बड़े बड़े दंगे फसाद भी करवा देती है। तो इनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमें समझेंगे कि टाइप ऑफ डाइवर्सिटी क्या है। उसके बाद यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतने डाइवर्स कंट्री होने के बाद इन यूरोपियन कंट्री को आज तक ये समझ में नहीं आया। इन्होंने एक कई जगह पे लेख लिख रखे थे कि भारत जब आज़ाद होगा उसके बाद एक कुछ दिन बाद हम इनको फिर गुलाम बना लेंगे, क्योंकि इतने विभिन्नता वाले देश से ये लोग फिर आपस में लड़ेंगे मरेंगे, उसके बाद आकर हम फिर इन्हें गुलाम बना के अपना शासन करेंगे। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि भारत का जो डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी उस गुलदस्ते की तरह है जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल लगे हैं। भले वो विभिन्न है लेकिन उसकी विभिन्नता इसी में है, उसकी सुंदरता इसी में है कि वो विभिन्न है। अगर वो एक प्रकार के रहते तो शायद वो अच्छे नहीं लगते, लेकिन इतने विभिन्न हैं इसीलिए वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने कई प्रकार के हमारे ऊपर एलिगेशन दिए थे। उन्होंने कहा था कि भारत ऐसा है, भारत वैसा है। तो भारत एक्चुअली बहुत ही विभिन्न, तो उन्होंने हमारे देश के बारे में कई बातें कही और इसी विभिन्नता को इसने डाइवर्सिटी को डिफरेंस बताकर भारत में कई युद्ध भी करवाए, अपनों ने अपनों का खून बहाया। खास करके हमें 1947 भारत और पाकिस्तान का बंटवारा यह हमें कभी खलता नहीं। बहुत दुख होता है आज भी देखकर कि जो कभी भाई भाई बनकर साथ में रहते थे आज भी एट प्रेजेंट टाइम भी ये इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़के लाखों लोगों को मार रहे हैं केवल और इसी एक छोटे से इन्होंने जो एक नफरत का बीज बो दिया और आज भी वो बीज एक बहुत बड़ा वट वृक्ष बनकर खड़ा है। तो चलिए खैर इसे हम भी समय के साथ साथ तोड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारा जो
यूनिटी है वो फिर से बना जाए। फिर इट इज़ पॉसिबल, क्या इंडिया में जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कैसे? और इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी अगर पॉसिबल नहीं है तो वो कैसे? फिर इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। इतनी विभिन्नताओं का हमें महत्व क्या है? शायद हमारे पास इतनी विभिन्नताएं हैं कि इस विभिन्नताओं को अगर हम अपने इकोनॉमिक फील्ड में अगर लगाएं तो भारत दुनिया के बाज़ार को अपने कब्जे में कर सकता है। इतनी प्रकार की इसके पास विभिन्नताएं। और पहले जो हमारा एंशियंट टाइम था वो विभिन्नताएं, वो जो उनके लोगों की विभिन्नताएं थी वो कर्म माने उनके स्किल में दिखता था, और वो अपने अपने स्किल को बिजनेस में भी डालते थे जिनसे बहुत इकोनॉमिक बेनिफिट होते थे। तो खैर हम इसको अगर अच्छी से ध्यान दें तो इस विभिन्नता को हम एज अ पावर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक जो रोल ऑफ वुमन ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या क्या इसमें पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है कि इज़ दिस ओनली फॉर वुमेन, क्या जो महिलाओं का जो ऑर्गेनाइजेशन है केवल महिलाओं के लिए काम करती है या पुरुषों या बच्चों के लिए भी काम करती हैं? और जब हम अपने रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं वुमन ऑर्गेनाइजेशन तो इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द वुमन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी, इसका सोसाइटी पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है वो देखेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट और अवेकनिंग इन द इम्पोर्टेंट सेगमेंट, और जब भी एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो भाई इंडिया अपने महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए जाना जाता है। और भारत में तो महिलाएं अभी राष्ट्रपति के पद पर भी है, लेकिन हाल ही में कुछ जो घटनाएं, मणिपुर जैसी घटनाएं हैं, उस इंडियन सोसाइटी के इस जो वुमेन एम्पावरमेंट वाला बात है उसको शर्मसार कर रही है। और हम सभी सरकार से अनुरोध करते हैं कि जिसने भी वो गलत काम किया है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। और कहीं एक जगह गलत होने से पूरा देश गलत नहीं हो जाता, क्योंकि हमारे देश में महिलाएं बहुत ही सम्मानजनक है, सभी धर्मों में वो पूजनीय है। तो हमें ये बात को भी ध्यान रखना चाहिए, और जो जिन्होंने गलत किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ वुमन ऑर्गेनाइजेशन। वुमन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में अभी हमें पढ़ने हैं। ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार की होती है, वो किन किन टाइप में काम करती हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है कि वाज वुमन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट इन एंशिएंट टाइम्स, क्या भारत में प्राचीन समय में भी कोई महिलाओं का संघ था या महिलाओं के द्वारा बनाई गई कोई संगठन थी जो काम करती थी। तो इन सब चीज़ों को देखना है, इसमें ज़्यादा कुछ हमें पढ़ना नहीं है। और इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस इसमें डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, फिर मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपने लिख कर हमें हमारे कमेंट में भेज सकते हैं, या अंत में मैं अपना ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा, आप उसमें मेल कर सकते हैं। वुमेन हैव बीन वन ऑफ द डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ इंडिया सिंस द लेटर वैदिक एज। डिस्कस द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ वुमेन इन ऑल क्रूशियल स्फीयर ऑफ लाइफ, व्हाट नीड्स टू बी डन फर्दर इन दिस रिगार्ड। तो इसके बारे में अगर आपको ये क्वेश्चन पता है तो आप लिख सकते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप इस पे अपना आंसर लिख कर भेज सकते हैं। और आप ये भी अगर बिगनर है तो आप समझ लें कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन भी इस जो सेगमेंट है इससे पूछ सकती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इन एंशिएंट टाइम वुमेन होल्ड सेम स्टेटस एज मेन इन सोसाइटी बट नाउ इन सो called modern society consider as a object, what kind of modernity this। हम ये भी देखते हैं कि एंशिएंट टाइम में जब हमें एंशिएंट टाइम को पिछड़ा टाइम, या ये जो अंग्रेज आए थे खास करके जो वेस्टर्न वाले थे वो हमारे भारत के जो एंशिएंट टाइम था उसको पिछड़ा हुआ कहते थे। और उस समय हमारी जो भारतीय संस्कृति थी उसमें महिलाओं को मेन के बराबर जो समाज दिया जो स्टेटस था वो दिया गया था। लेकिन आज मॉडर्न काल है और उसमें हम भारत ही नहीं पूरी दुनिया में देखते हैं कि ये कटु सत्य है कि महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है। क्या ये तो अगर ये है तो हमारी ये जो मॉडर्निटी है इससे तो बेटर हमारी वो जो एंशिएंट टाइम की जो प्राचीन सभ्यता थी, या यूँ कहें कि जो पिछड़ी सभ्यता थी, इनके अनुसार, चूँकि वो बहुत साइंटिफिक थे लेकिन इनके अनुसार पिछड़ी सभ्यता थी वो तो आज से अच्छी थी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि गिव आर्गूमेंट इन अ फेवर एंड अगेंस्ट व्हाट इज़ ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग जो आज देखो महिलाओं को मेनली इसमें महिला और पुरुष दोनों की हत्या की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें महिलाओं की ही हत्या विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि
ये हमारा समाज का भी एक कैसा विडंबना है कि पुरुष अपना जो स्टेटस है, अपना जो सम्मान है, वो महिलाओं से रिलेट करके देखता है। तो महिलाओं को ही अपना एसेट मानता है, जैसे सब मान लो उनकी वो कोई वस्तु है। तो ये भी सही नहीं है, इसको भी हमें समाज में पढ़ना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है।